नाम स्याह दिल का सौदा एपिसोड 1। तबाहियां हमेशा काली रातों में जन्म देती हैं, ऐसी रातें जो सितारों, रोशनियों और जिंदगी की रुमक से खाली। बिल्कुल वैसी ही रातें जो लोग कहानियों में किसी बदशुगनी की पेश मंजर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। मैं यहाँ खड़ी नीचे चट्टान से टकराती इन बिखरी हुई लहरों को देख रही हूँ जो इस गहरी खाई के नोकीले पत्थरों से बरस से बेकार है। तूफान के मानद खूनी यादें मेरे जहन में घूम रही हैं और मेरे कदम इस खाई के किनारे पर कांप रहे हैं। माजी का वो होलनाक मंजर पूरी होलनाकी के साथ मेरे दिमाग में दोबारा चलने लगता है। इंजन की वो गूंज, गाड़ी का फिसलना और फिर पत्थरों से धात गिरकर खाने की वो खौफनाक आवाज। और आखिर में इस कातिल पानी ने गाड़ी का रुक जाना। अब वहाँ ना तो कोई गाड़ी है, ना ही इसके अंदर कोई इंसान, कोई ऐसी रूह बाकी नहीं बची जिसे इस रहम हुआ हो हवा में तहरीर होना पड़े। वहाँ अगर कुछ है तो बस पुसीरी लहरों का शोर और इन सख्त चट्टानों की बेरुखी। इसके बावजूद मेरी आंखें चमकने की हिम्मत नहीं कर पा रही। इस रात में मैंने आंख नहीं चपकाई थी। मैं बस साकत खड़ी देखती रही और फिर किसी असेब ज़दा मखलूक की तरह चीख उठी। लेकिन इसने मेरी चीखें नहीं सुनी। वो लड़का जिसका जिस्म और वो अब हम में नहीं रहे, वो लड़का जो खुद ज़हनी और जज्बाती तौर पर शदीद तकलीफ में था लेकिन फिर भी हमेशा मेरे लिए हाजिर रहता। अचानक मेरी पुश पर एक सर्द लहर दौड़ और मैंने अपनी घनी जैकेट को अपनी सफ़ेद कमीज और जीन्स की शॉर्ट्स में पर मजीद कस लिया। लेकिन ये हुआ कि सर्द नहीं थी जिसने मेरी रूह तक को कर रख दिया था। ये तो इस रात का खौफ था, इन बेरह लहरों की खौफनाकी थी। जो आज का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा चंद हफ्ते पहले था जब दानियाल मुझे ब्रिटाइन आइलैंड की इस खाई पर लेकर आया था। एक ऐसा जजीरा जो ब्रिटानिया के जनूबी साहिल से 1 घंटे की फेरी की मुसाफरत पर वाक़या है। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सब कुछ यूँ मौत के घाट उतरने पर ख़त्म होगा। इस रात भी कोई सितारा नहीं था और आज की तरह चांद यूं चमक रहा है जैसे किसी खाली कैनवस पर खालिस चांदनी पिघला कर बहा दी गई हो। ये लाफानी चट्टानें गवाह थी इस सुकून की, इस खोई हुई जिंदगी की और मेरे अंदर उठे इस लामी फनाही गम की। सब कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरे वालिदैन, दादा दादी और मेरा थेरेपिस्ट भी यही कहता है, लेकिन ये दर्द तो वक्त के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है। कई हफ्तों से मैं रात को बामुश्किल 2 घंटे ही सो पाती हूँ और वह नींद भी डरावने ख्वाबों से भरी होती है। जब भी आंखें बंद करती हूँ दानियाल का मेहरबान चेहरा सामने आ जाता है। वो मुस्कुराता है और फिर अचानक इसके पूरे वजूद से सुकून फरारे की तरह फूटने लगता है। मैं रोती और कांपती हुई जागती हूँ और अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती हूँ ताकि कोई मुझे पागल ना समझे या ना सोचे कि मुझे मजीद इलाज की ज़रूरत है। मुझे एक की छुट्टियाँ लंदन में अपने खानदान के साथ गुजारनी थी, लेकिन मैं अब मजीद इस घुटन की बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये बस एक अचानक सा फैसला था। जैसे ही सब सोए मैं घर से चुपके से निकली, 2 घंटे गाड़ी चलाई, 1 घंटा फेरी का सफ़र किया और रात के 2 बजे मैं अम्मी की आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकती। मैं अब्बू और दादा का सामना करके अब मजीद इनकी मासूम बच्ची होने का नाटक नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि जिस गजल खान की उन्होंने 19 साल तक परवरिश की थी वो चंद हफ्ते पहले दानियाल के साथ ही मर चुकी थी और मैं इस हकीकत का सामना नहीं कर पाई थी। वो जल्द ही सब जान जाएंगे और मेरा चेहरा देखेंगे तो इन्हें, इसीलिए मैं यहाँ हूँ अपने वजूद के अंदर फकते हुए इस लावे को बाहर निकालने की आखिरी कोशिश में। तेज हवा ने मेरा शहद जैसे रंग के बालों को जिनमें कुदरती सुनहरी छलक थी उड़ा कर मेरी आंखों के सामने ला दिया। मैंने इन्हें पीछे झटका और नीचे देखते हुए अपनी हथेली के शॉर्ट की साइड पर रगड़ने लगी। नीचे गहराई ने मेरे हाथ रगड़ने की रफ्तार तेज हुई थी और इसकी के साथ ही हवा का शोर नए में पूछ मेरे तायों पर जैसे ही मैंने किनारे की तरफ एक कदम और बढ़ाया मेरे जूते में नीचे छोटे पता कुचले गए। पहला कदम सबसे मुश्किल था, लेकिन इसके बाद यूँ लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। मैंने अपनी
बाएं फैलानी और आंखें बंद कर रही हूँ। लगा जैसे किसी गैर मुर्रई ताकत ने मेरे वजूद को कब्जा कर लिया। मैं उठ भी रही थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, बस मेरी उंगलियां तड़प रही हैं कि काश मेरे हाथ में स्प्रे पेंट हो और मैं किसी चीज़ पर किसी भी चीज़ पे पेंट कर सकूँ। मैं भी बस उम्मीद करती हूँ कि अम्मी मेरी बनाई हुई आफरी को इतना ना देखें। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अपने बच्चों में सबसे कम सलाहियत वाली बच्ची के तौर पर याद रखे। एक ऐसे नाकाम लड़की जो माँ की मुहारत के साए तक भी ना पहुंच सकी, एक ऐसी अजीब लड़की जिसकी आर्टिस्ट हिस हर गलत समझ में मुड़ चुकी थी। मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ पोशी में वो अल्फाज कहे जो मेरे ख्याल में दानियाल ने अदम की वादी में जाने से पहले मुझसे कहे थे। मेरी बंद आंखों के कानों हमें एक तेज रोशनी गुजरी और मैंने बुरी तरह चौंक की। मुझे लगा शायद दानियाल के मुंह पानी से निकलकर मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे कानों में वही अल्फाज गरार कहेगा जो वो हर दौराने ख्वाब में कहता है, तुम गुफ्तर हो वसल, हमेशा से गुस्से तुम्हें और हमेशा रहोगी। इस सोच ने मेरे अंदर के खौफ को बेदार कर दिया। मैं इतनी तेजी से पीछे मुड़ी कि मेरा दायां पांव फिसल गया और एक खौफनाक चीखें हलक से निकली कर मैं पीछे की तरफ देने लगी। पीछे इस मौत की खाई की तरफ, मगर तब भी एक मजबूत हाथ ने मेरी कलाई को दबोच लिया और इतनी ताकत से मुझे अपनी तरफ खींचा कि मेरी सांसें सीने में ही जम कर रह गई। अफरा तफरी के इस आलम में मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन मेरी धुंधली नजर शख्स पर जम गई थी जिसने मुझे सिर्फ एक हाथ से बड़ी आसानी से थाम रखा था। लेकिन इसने मुझे किनारे से ऊपर नहीं खींचा, बल्कि मुझे एक ऐसे खौफनाक रवैये पर लटकाए रखा जहाँ से मैं एक सेकंड की फजाए में इस समय नीचे गिरकर मर सकती थी। छोटे पत्थरों पर मेरे पाँव फिसल रहे थे जिससे मेरे गिरने का खतरा मजीद बढ़ता जा रहा था। इस शख्स का चेहरा जो अपने मर्दाना और कसरती वजूद से कोई ताकतवर मत लग रहा था, एक कैमरे के पीछे एक कैमरे के पीछे छुपा हुआ था जो इसके गले में लटक रहा था। एक बार फिर एक तेज़ फ्लैश सीधी मेरी आंखों में पड़ी तो ये थी वो रोशनी जिसने मुझे चंद नाम में पहले चमका दिया था। वो मेरी तस्वीर खींच रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मेरे बाल हवा की वजह से बुरी तरह बिखरे हुए हैं और मेरी आंखों के नीचे बने स्याह हल्के शायद हला से भी देखे जा सकते हैं। मैं इसे कहने ही वाली थी कि मुझे ऊपर खींचे, क्योंकि मैं बिल्कुल मौत के दहाने पर थी और मुझे खौफ था कि अगर मैंने खुद हिलने की कोशिश की तो मैं सीधी नीचे जा गिरूँगी। लेकिन तब भी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जिसने कैमरे अपनी आंखों के सामने से उठाया और मेरे अल्फाज मेरे हलक में ही फंस कर रह गए। ये रात का वक्त था और सिर्फ चांद की मतम रोशनी मुझे इसका चेहरा था साफ नहीं दिखा था, लेकिन मैंने देख पा रही थी। यूँ लगा जैसे मैं किसी सनसनीखेज या शायद किसी खौफनाक फिल्म के रीनर पर बैठी हूँ। आमतौर पर इंसानों की आंखें जज्बात से चमकती हैं, ख्वाह वो गम की हो ही क्यों ना हो। इनके अल्फाज और पछतावा से आंखें नम भी हो जाती है, लेकिन इसकी आंखें इस कारी रात की तरह मध्यम और तारीख थी, बल्कि बेजान व इस तारीख माहौल का एक हिस्सा लगा था। अगर मैं इसे इतने करीब से ना देख रही होती तो मुझे लगता कि वो इस वीराने की कोई वहशी मरूफ है, कोई शिकारी या शायद कोई मॉन्स्टर। इसका चेहरा तीखा और जावियादार था, एक ऐसा चेहरा जो आपकी पूरी तवज्जो खींच ले। ऐसा लगता था जैसे इसे बनाया ही इसलिए गया हो कि वो लोगों को अपने बने हुए जाल में फंसा सके, नहीं लोगों को, नहीं अपने शिकार को। इसकी सियाह पत्तियों और आदि हसीनों वाली टी शर्ट के बावजूद इसको मर्दाना कसरी वजूद छुपा ही नहीं छुप रहा था और ये सब इस सर्द रात में हो रहा था। इसकी बाजू के इस लात इस कपड़े में से उभर रहे थे और इसके चेहरे पर सर्दी का कोई असर नहीं था, जैसे इसकी रगों में खून नहीं बल्कि बर्फ बहती हो। जिस हाथ से इसने मेरी कलाई को कैद कर रखा था और मुझे नीचे गिर कर मैंने से रोका था, वो इतना साकर था और किसी मेहनत या दबाव के बेसख्ती अल्फाज इसके के लिए बिल्कुल मौजूद था। इसका पूरा अंदाज एक अजीब से सुकून और सदनारी से लबरेज था। वो इतना लाताल्लुक अलग रहा था जैसे वो इस सब से बोर हो रहा हो, जैसे वो जिस्मानी तौर पर यहाँ हो कर भी दिमागी तौर पर कहीं दूर। इसकी मुनासिब होंठों के दरमियान एक बंद जरी
सिगरेट थी वो मेरी तरफ देखने की बजाय अपने कैमरे की तरफ देख रहा था, और पहले ही बार इसकी आंखों में एक चमक भी तेज़ आरजी और ना होने के बराबर, लेकिन मैंने इसे देख लिया और हमारा जब इसका वो सद निकाब थोड़ी देर के लिए हटा तारीख और गायब हो गया। शानदार सुने, मेरा हालत में हाफ का एक गोला सा अटक गया। इसके ताल्लुक के अल्फाज कान और हुज़्र काले धुआं में लिपटी हुई थी। वो लफ्ज़ इसके हलक से निकलकर हमारे दरमियान किसी जहर की तरह फैल गया था। और क्या वह उनका लहजा में बोला था? मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब इसकी तारीफ आंखें एक कातिलाना एतमाद के साथ मुझ पर जम गई, जिसने मेरे कामते हुए जिस्म को जैसे शल कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने गलत तरीके से सांस भी ली तो मैं सीधे नीचे जा गिरूँगी। तुम नहीं, ये तस्वीर शान वाकई अमरीकी लहजा था, लेकिन वो इस वीरान जगह पर क्या कर रहा था जहाँ मुकामी लोग भी आने से कतराते हैं। इसने मेरी कलाई पर अपनी गिरफ्त थोड़ी ढीली की और जिससे ही मेरे पाँव पीछे फिसले। चंद पत्थर नीचे खाई में जा गिरे। हवा में एक खौफनाक चीख गूंजी। वो मेरी चीख थी। मैंने बिना कुछ सोचे अपने दोनों हाथों से इससे बाजू खोल दबोचा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मेरी सांसें अखड़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? वो अब भी इसी पुरसकून अंदाज में बोला जैसे अपने दोस्तों के साथ नाश्ते का मेन्यू पर बात कर रहा हो, अंजाम तक पहुँचा रहा हो जब जो तुमने शुरू किया था, ताकि जब तुम नीचे गिर कर मरो तो मैं इस लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर सकूँ। मुझे लगता है तुम मेरी कलेक्शन में एक अच्छा इजाफा साबित होगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, इसने कंधे उचकाए, तो मैं इस तस्वीर को जला दूँगा। मेरा मुँह खुले का खुला रह गया। क्या इसने वाकई ये कहा है कि वो मेरी मौत की तस्वीर अपनी कलेक्शन में शामिल करेगा? मेरे पास बहुत से सवाल थे, लेकिन सब एक अहम सवाल ये था कि ये पागल किस किस्म का कलेक्शन रखता है। नहीं, असल सवाल ये था कि ये शख्स कौन है। वो उम्र में मेरे ही जितना लग रहा था। माशरती मेयार के मुताबिक जैसा इंसान पा जा सकता है, लेकिन वो कोई अजनबी था और इसके बावजूद से किसी ख़तरनाक मुजरिम जैसी उठ रही थी। वो कोई आम चोर अचानक नहीं लग रहा था, किसी अलग ही दुनिया का मोहरा था। एक ख़तरनाक क्रिमिनल माइंडेड, एक ऐसा मॉन्स्टर माइंड जो पैसे पर्दा रहकर कई गुंडों को चलाता है। मेरी बदकिस्मती से इसके रास्ते में आ गई थी। ऐसे मर्दों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बाद जो दुनिया के वो अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, वहाँ खतरनाक लोगों को पहचान सकती थी। मैंने इन लोगों को भी पहचान सकती थी जिनसे दूर रहना ही आफियत है, और ये अमरीकी अजनबी इनमें से एक ही था। इसने एक हमें अचकाई और इसके होंठों के मामूली जंबिश से सिगरेट थोड़ी हिली। ओ वाकई हाँ, तो क्या तुम मेहरबानी करके मुझे ऊपर खींच सकते हो? मैं इसके बाजू का सहारा करके खुद भी ऊपर आ सकती थी। निकाल कर सिगरेट जलाई। सिगरेट का किनारा नारंगी रोशनी के साथ दहक उठा। इसने सुकून से लाइटर वापस जेब में डाला और धुएं का एक हुला सीधा मेरे चेहरे पर छोड़ा। ओ, तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरा शुक्रिया वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने अपने होंठ बीच लिए और ख़ुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। तो फिर तुमने मुझे गिरने से बचाने के लिए मेरा हाथ थामा ही क्यों? इसने अपने कैमरे के किनारे को छुआ और इसे सिलाया जैसे कोई मर्द किसी ऐसी औरत को छूता है जिससे वो दूर ना रह सकता हो। ना जाने क्यों इसके इस अंदाज में जिसम एक तपिश से पैदा हो कर दी थी। वो देखने में ऐसा ही लगता था जो ये सब अक्सर करता था, सिर्फ एक तस्वीर के लिए। तो क्यों ना तुम वो काम पूरा करो जो तुमने शुरू किया था और मुझे वो शहकार मास्टरपीस दो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या तुम संजीदगी से ये कह रहे हो कि तुम्हारा शहकार मेरी मौत है? तुम्हारी मौत नहीं। जब तुम्हारा सर नीचे पत्थरों से टकराएगा तो मंजर बहुत खूनी और भयानक हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा ये रोशनी एक अच्छी तस्वीर खींचने के लिए काफ़ी नहीं है। मुझे तो तुम्हारे नीचे गिरने के इस लम्हे में दिलचस्पी है। तुम्हारी सफ़ेद रंगीस तारीख पानी के पस मंज़र में एक शानदार तसाद पैदा करेगी। तुम बीमार हुई और सिक। इसने कंधा उचकाया और मज़ीद जहरीला धुआं हवा में उड़ा दिया। सिगरेट पीने का इसका अंदाज भी इतना ही पुरसुकून था, हालांकि पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। तो क्या मैं ऐसे एक ना समझूँ बिल्कुल? हाँ, ये तुमने अब साथी मरीज़ हो, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारी एक तस्वीर के लिए अपनी जान दूँगी? शहकार तस्वीर नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं फ़ैसला करूँगी तुम्हें बनना है तो यू विल डाई। मैं खौफ से चीख उठी जब मेरा पाँव मज़ीद फिसला और मेरे नाखून ज़िंदगी की बका के तड़पने इसके बाजू में धंस गए। मेरे अंदर एक कैदी
जानवर की तरह जीने की रुमक आ गई थी। ये कोई मजाक नहीं है, क्या मैं तुम्हें हंसता हुआ नज़र आ रहा हूँ? मेरी ये सिगरेट ख़त्म होने तक वक्त है तुम्हारे पास, मुझे कुछ दो। कुछ क्या मतलब? कुछ भी जो तुम इस मुसीबत ज़दा लड़की को बचाने के बदले में मुझे देने के लिए तैयार हो। इसके साफ ज़ाहिर था कि वो इस पूरे मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मेरी नज़र इसके सिगरेट पर पड़ी। मैं वक्त बढ़ाने का सोच रही थी कि इसने चंद सेकंड में सिगरेट का आखिरी हिस्सा भी फूंक दिया और इसे दूर फेंक दिया। तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ अलबत्ता। इसने मेरा हाथ छोड़ना शुरू किया, लेकिन मैंने अपने नाखून इसके गोशे में मज़ीद गाड़ दिए। रुको। हवा इसके बालों के पीछे उड़ा रही थी, लेकिन इसके चेहरे के में ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं है। हालांकि वो साफ देख सकता था कि मैं खौफ से किसी पत्ते की तरह कांप रही हूँ। कोई भी चीज़ इस पर असरअंदाज होती दिखाई नहीं दे रही थी। कोई इंसान इतना 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 सर वह कैसे हो सकता है, इतना लाताल्लुक़, इतना बेजान? इरादा बदल गया। हाँ, मेरी आवाज़ पर तरह कांप रही थी, हालांकि मैं खुद को पुरसकून दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऊपर खींचो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। क्या तुम वाकई इन अल्फाज का मतलब समझती हो? तुम जो कहोगे इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं जिन्हें आम मुआशरा गुनाह या मुजरम समझता है। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने सोचा कि एक बार मैं महफूज ज़मीन पर पहुंच जाऊं, फिर मैं इस पागल के वजूद के साए से भी दूर हटूंगी। तो फिर ये तुम्हारी अपनी बर्बादी का फैसला है। इसने बेरहमाना के साथ मेरी कलाई को दबोचा और हैरत अंगेज़ आसानी के साथ मुझे ऊपर किनारे पे खींच लिया। यूँ लगा जैसे मैं अभी मौत के मुंह में नहीं लटक रही थी, जैसे नीचे का पानी मुझे निकलने के लिए अपने जड़े खोले नहीं था। लेकिन शायद इस शैतान का सामना करने के बाद ये बच जाना भी कोई अच्छी बात नहीं थी। रात के इस सन्नाटे में मेरी हाँफने की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैंने अपनी सांसें को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुध था। मेरी परवरिश एक फौलादी इरादे और रौबदार माहौल में हुई थी। मुझे एक ऐसा ख़ानदानी नाम मिला था जो ज़िंदगी से भी बड़ा था, और ऐसे गौसबाब थे जो जहाँ भी जाते सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाते। लेकिन इस लम्हे में वो सब कुछ जो मैं जानती थी जैसे हवा में गायब हो गया। यूँ लगा जैसे मैं अपनी असल शनाख्त होकर किसी ऐसे वजूद में डल रही हूँ जिसे मैं खुद भी नहीं पहचानती। और इस सब की वजह वो शख्स था जो मेरे सामने खड़ा था। इसका चेहरा बिल्कुल खाली, आंखें मध्यम और बेजान, जलो दुनिया के तमाम तारीफ रंग इसके वजूद में समेट आए हों। अगर मुझे इसे कोई रंग देना होता तो वो यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ स्याह होता, सर गहरा और नामतानी। मैंने अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसने अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर दी कि मुझे लगा मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। इसे मिले हुए अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ था, लेकिन अगर वो मेरी कलाई तोड़ भी देता तो मुझे हैरत ना होती। आखिरकार वो मेरी मौत की तस्वीर खींचना चाहता था। ये बात जितनी अजीब थी, इतनी खौफनाक भी, क्योंकि मैं जानती थी, मैं दिल से जानती थी कि अमेरिकी अजनबी बिल्कुल छुपकने ही कुछ भी कर सकता है, और इससे इसके नताइज की कोई परवाह नहीं। मुझे छोड़ो, मैंने सख्त लहजे में कहा। इसके होंठों के कोने थोड़े से मुड़े। मेहरबानी करके प्लीज़ कहो तो शायद छोड़ दूँ। तुम्हारी नज़र में तमीज़ की क्या तारीफ़ है? एक प्लीज़ बोलो या घुटनों के बल बैठ जाओ, दोनों ही चलेंगे। और अगर दोनों एक साथ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर मैं दोनों ही ना करूँ। इसने अपना सर एक तरफ झुकाया। तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी। आखिरकार इस वक्त तुम मेरे रहमो को करम करो। एक तेज़ हरकत के साथ इसने मुझे दोबारा खाई के किनारे की तरफ धकेला। मैंने इस वार को रोकने की कोशिश की। मेरी ताकत इसके हाम के बेपनाह ताकत के सामने तिनके के माने थी, बल्कि छुपने ही मेरे पैर दोबारा खाई के दहाने पर लटक रहे थे। लेकिन इस बार मैंने खौफ के मारे इसके कैनवे की स्ट्रैप, इसकी कमीज़ और जहाँ भी मेरे नाखून जा सकते थे उसे पकड़ लिया। वो इतना सर था बर्फ़ की कि इसके लम्स ने मेरी उंगलियों को जबाना शुरू कर दिया और मेरी सांसें अटक रही थी। प्लीज़, इसने होंठों से एक इत्मीनान बख्श आवाज़ निकली, लेकिन इसने मुझे पीछे नहीं किया। देखा, ये इतना मुश्किल भी नहीं था ना, है ना? मेरी नाते में गुस्से से फूट गई, लेकिन मैंने खुद को काबू पाते कहा, क्या तुम ये सब बंद कर सकते हो? तुम तब तक नहीं जब तक तुम हमारे सौदे का दूसरा हिस्सा पुराने करोगी। मैंने इसे हैरत से देखा। दूसरा हिस्सा? इसने अपना एक हाथ मेरे सर पर रखा, और तब मुझे एहसास हुआ कि वो कितना तवील अलकला
قامت ہے، اتنا لمبا کہ اس کا وجود ہی خوفناک کر دے۔ پہلے تو اس نے بڑے پیار سے میرے بالوں کی چند لوٹیں میرے کان کے پیچھے کی۔ یہ لمس اتنا گہرا اور عجیب تھا کہ میرا منہ خشک ہو گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے مجھے لگ رہا ہو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ یہ اس طاقت تھی، ایک ایسی طاقت جو آپ کو کچل کر رکھ دے۔ اس کی انگلیاں جو ابھی میرے بالوں کو سہلا رہی تھی اچانک میری کھوپڑی میں دھنس گئی اور اس نے اتنی طاقت سے مجھے نیچے کی طرف دبایا کہ میرے گھٹنے جواب دے کے بالکل اسی طرح بغیر کسی مزاحمت کے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نیچے گر گئی۔ مجھے لگا اس نے مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، لیکن تب ہی میرے گھٹنے سخت زمین سے ٹکرایا اور میرا دل بھی جیسے وہیں رک گیا۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک دوبارہ ابھری۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ کوئی روشنی کی رمک ہے، سیاہی میں سفید رنگ کا کوئی نشان، لیکن میں غلط تھی۔ وہ روشنی نہیں تھی، وہ سیاہ پر اس کی آنکھوں میں حالت صفات اسٹارڈم چمک رہی تھی۔ جب اس نے میرے سر کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر رکھا تھا اور سب سے ہولناک بات یہ تھی کہ اگر وہ اپنا